हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष श्वास रोग के बारे में चर्चा करेंगे। श्वास रोग की पहचान क्या है, इसके कारण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्वास रोग को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें श्वास रोग हुआ है, जिसे आप दमा, अस्थमा आदि नामों से जानते हैं। तो देखिए, दमा या अस्थमा जो भी आप कहिए, ये सब श्वास रोग होता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, इसमें श्वास लेने में आपको कठिनाई होने लगती है। इसमें कफ सूख कर जम जाता है, आपके बॉडी के अंदर कफ सूख कर जम जाता है, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई होती है और आपके शरीर में तरह तरह के उपद्रव उत्पन्न करता है। तो इसकी पहचान आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि आपको जब आपका कफ सूखने लगता है तो आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, बार बार छींकें आती हैं, बार बार खांसी का वो दौरा आता है। पहले तो नॉर्मल रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाता है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आप अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्दी आपका ये शांत हो सकता है, समाप्त हो सकता है। शुरुआती दौर में जब आपको ये आभास होने लगे कि हमें सूखी खांसी आ रही, होता क्या है इसमें, पहले सूखी खांसी आती है। श्वास रोग में सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें पहले आपको सूखी खांसी आएगी, कफ नहीं निकलेगा। मुख्य पहचान आप सामान्य रूप से समझ लीजिए, इसकी मुख्य पहचान यही है कि आपको सूखी खांसी आती है और वो निरंतर आती है। पहले सुबह शाम आती है, इसके बाद धीरे धीरे वो दिन में भी आना शुरू हो जाती है, फिर दिन में कई बार आने लगती है। जब ऐसी प्रॉब्लम आपको महसूस होने लगे, तत्काल ही आप कफ को ढीला करने वाली औषधियों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी हो उसका आप डट कर मुकाबला कीजिए, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप अपना खान पान नियमित रखेंगे, अपना दिनचर्या नियमित रखेंगे, फिर तो कोई बीमारी आपके सामने भटकेगी नहीं, ये आप निश्चित हो जाइए। बिल्कुल परफेक्ट बात मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित कीजिए, नियमित कीजिए, खान पान को अपने आप नियमित रखिए। देखिए कोई भी बीमारी जो है वो आपके नज़दीक नहीं जाएगी। मान लीजिए हो ही गया है, आपको कफ सूख ही गया है, फिर तो आपको इसका उपचार करना ही होगा। और इसके कारण भी आप समझ लीजिए कि किन कारणों से ये होता है। इसके विभिन्न कारण हैं, अगर आप कारण जानना चाहें तो इसके विभिन्न कारण हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी मिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वैसे तो सूती मिल में काम करने वाले लोगों को लगभग 90% लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। बाकी अन्य फैक्ट्रियों में भी काम करने वाले लोग इससे ग्रसित होते हैं, उनमें मात्रा कम होती है, परसेंटेज कम होता है, कारण कि उसमें उतना वेस्टेज नहीं उड़ता है जितना कि आपके सूती मिलों में उड़ता है। तो जो वेस्टेज उड़ते हैं वो गले में जाकर जमा होते रहते हैं और कफ को सुखा देते हैं। बिल्कुल कफ आपका सूखने लगता है धीरे धीरे। तो ऐसा है
कि ऐसी परिस्थिति में आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। अगर आप किसी मिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ से निकलने के बाद आप कुछ नहीं, आप गुड़ खा लीजिए, लगभग 25-30 ग्राम या 50 ग्राम गुड़ आप खा लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, श्वास की बीमारी आपके नज़दीक तक नहीं आएगी। तो अब हम इसके अन्य कारणों की तरफ चलते हैं। जैसे आप समय के विपरीत स्नान कर लेते हैं, हालांकि ये भी दिनचर्या के अंतर्गत ही आता है, जो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें, उसी के अंतर्गत ये भी आता है। समस्त कारण उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आप कभी सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लिए, तो कभी 12 बजे स्नान किए, कभी शाम को स्नान कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी दिनचर्या को अनियमित कर देंगे तो स्वभावतः आपके शरीर में कफ जो है वो सूखना शुरू कर देगा। ज़्यादा गर्मी और सर्दी के प्रभाव से आपको फीवर आने लगेगा, कफ जमना शुरू हो जाएगा। ये इसका मेन कारण है। और ये संक्रमण से भी होता है। जैसे आपके परिवार में किसी को है, किसी का सांस फूलता है, तो अगर उसके आसपास आप बैठे हैं और उसके मुंह से सांस निकल रहा है तो आपके घर के परिवारीजन के मुख से निकले हुए सांस से भी जो जर्म्स निकलते हैं वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। हालांकि ये बहुत कम ही परिवारगत होता है, वंशानुगत ये बहुत कम होता है। वंशानुगत ये होने की बहुत कम चांसेज रहते हैं। जब भी होगा तो ये संक्रमण से ही होता है। ये रेयर केसेज में कभी ऐसा देखा गया होगा, लेकिन हमारे समझ में तो ये चीज़ नहीं है कि ये वंशानुगत होता है। तो फिर अब आप आगे चलिए, इसके उपचार की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसके उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम एक बहुत परीक्षित औषधि आपके सामने लेके आए हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं बहेड़ा। इसे आप बहेड़ा के नाम से जानते हैं। इसे आयुर्वेद में विभीतिका के नाम से भी जाना जाता है। ये देख रहे हैं, ये बहेड़ा है। ये त्रिफला में भी पड़ता है। त्रिफला का ये एक घटक है। तो अब इस बहेड़ा के बारे में जान लें। बहेड़ा जो है ये कफनाशक होता है। हल्का पित्त कारक होता है, लेकिन ये कफ नाशक होता है। तो कफ को ये ढीला कर देता है। इसका मुख्य गुण है कफ को ढीला करता है और ये आपके टॉयलेट के रास्ते निकाल देता है। इसका बहुत उत्तम गुण है। कारण कि ये उष्ण होता है, लघु होता है और रुक्ष भी होता है। तो इसकी आप स्वल्प मात्रा सेवन करें। अगर आप इसकी अल्प मात्रा सेवन करेंगे तो ये आपके कफ को ढीला करेगा और विपाकी गुण के कारण उस कफ को ढीला करके आपके मल के द्वारा ये निकाल देगा। इसकी ये प्रमुख विशेषता है। हाँ, ध्यान रहे, इसकी मात्रा का आप अवश्य ध्यान दें। ये एक ऐसी औषधि है कि बहुत आश्चर्यजनक औषधि है कफ के लिए। हाँ, मात्रा इसकी आप अधिक न लें। मात्रा अधिकतम आप चौथाई चम्मच, इससे अधिक आप बिल्कुल ना लें। 1 ग्राम से अधिक ना लें। इतना ध्यान रखें। आप दिन में 2 बार के बजाय 3 बार ले सकते हैं। इसे आप चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। वैसे भी आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसको आप शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन मात्रा इसकी अधिक नहीं होनी चाहिए। मात्र 1 ग्राम से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। भाई दिवे, आप एक आध मीटिंग ले ही लेते हैं तो फिर दूसरी मीटिंग आप मत लीजिए। नहीं तो रुक्ष गुण के कारण ये कफ को और सुखा भी सकता है। अगर मात्रा इसकी अधिक हुई तो ये आपके कफ को सुखा भी सकता है। जितना ही अच्छा है उतना ये दुष्प्रभावी हो सकता है।
तो मात्रा का आप अवश्य ध्यान दें। मैं वैद्य हूँ, मैं इसका कण कण जानता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि इसका आप विशेष ध्यान दें। तो अगर आप मात्रा का ध्यान देंगे तो ये कभी आपको नुकसान नहीं करेगा, ये हमेशा आपको फ़ायदा ही करेगा। और इसका एक और सरल उपयोग मैं आपको बता दूं। जैसे आप इसका चूर्ण आप बना के ले लें, इसका आप चूर्ण बना लें, तो इसको आप जब खरल में डालकर तोड़ेंगे, क्रश करेंगे, तो इसके अंदर जैसे आम में गुठली होती है तो उसी तरह इसके अंदर भी गुठली निकलेगी आपको। तो गुठली आप निकाल दीजिए, केवल आपको ऊपर का छिलका लेना है। इसके छिलके को लेकर आप चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण को आप बड़ी वाली खरल में डाल के उसमें गुड़ उतनी मात्रा में डालिए और खूब कूटिए। गुड़ आप थोड़ा थोड़ा डालिए, इकट्ठे मत डालिए, हो सकता है अधिक भी हो जाए। गुड़ आप थोड़ा थोड़ा डालिए और बड़ी खरल में इसको आप खूब कूटिए। जितना ही आप कूटेंगे उतना ही ये उत्तम बनेगा। तो इतना गुड़ आप डालिए कि ये आपका ठोस पेस्ट के रूप में बन जाए। पेस्ट हो लेकिन ठोस हो, ताकि वो गोली आप बना सकें, गोली बनाने योग्य हो जाए। फिर आप इसको जो है गोली बना लीजिए, चने चने भर की गोली बना लीजिए। एक चने के आकार के, चने के परिमाण में आप गोली बना लीजिए और इसको एक एक गोली दिन में 6-7 बार तक आप चूस सकते हैं। जब भी आपको खांसी का दौरा आए और या आपको श्वास का दौरा बढ़ता है तो 1 गोली या 2 गोली भी आप चूस लें, तत्काल आपको ये आराम पहुंचाएगा। इसके अलावा हम इसके और भी कुछ उपयोग बता रहे हैं आपको, वो भी जान लें। हाँ, आप इसका श्वास का कुछ और उपयोग जान लें। जैसे आप चिरचिरा जानते हैं, लठजीरा, अपामार्ग के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसकी आप पत्ती ले लें, पत्ती और फल को भी, इसके बीज को भी ले सकते हैं। तो ऐसे पंचांग को ले लें आप, इसका जड़, पत्ती, तना सब ले लें और उसकी चाय बना लें और उसमें अदरक का रस डाल के गुनगुना करके, गुनगुना ही पिएं, ज़्यादा गर्म ना पिएं, तो इससे भी आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। और इसका एक और उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उपचार है। सौंठ, काली मिर्च और चीनी या मिश्री। तो चीनी का प्रयोग आप करें, मिश्री का प्रयोग तो आप गर्मी में करें, लेकिन ठंडी में बिल्कुल आप चीनी का ही प्रयोग कीजिएगा। तो देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। उसमें करना क्या है कि आप अल्प मात्रा लेंगे, 1/4 चम्मच से कम ही रहना चाहिए, नहीं तो आप 1/4 चम्मच, आपकी जैसी आपका स्वास्थ्य हो, आयु हो, अपने स्वास्थ्य के बल के हिसाब से मात्रा निर्धारित की जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आयुर्वेद का ये नियम है। मात्रा कहीं से बन के नहीं आती है, मात्रा हम ही लोग बनाते हैं। तो मात्रा का निर्धारण जो किया जाता है वो आयु और बल के अनुसार किया जाता है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सामान्य मात्रा 1/4 चम्मच के आसपास आप ले सकते हैं, इससे अधिक आप बिल्कुल न लें। और इसका एक और भी अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। स्फटिक भस्म, जो मैं फिटकरी के औषधि गुण के रूप में वीडियो दे चुका हूँ, उसको आप देखेंगे तो आप स्फटिक भस्म में लगभग 1 रत्ती से 1.5 रत्ती तक ले लें, या 2 रत्ती तक ले सकते हैं, 2 रत्ती स्फटिक भस्म, और उसमें लगभग 1 ग्राम आप चीनी चूर्ण या मिश्री चूर्ण, ठंडी का मौसम है तो आप चीनी चूर्ण लीजिए, गर्मी का मौसम है तो आप मिश्री चूर्ण लीजिए, मिला लीजिए और उसको शहद से चाटिए या गुनगुने पानी से चाट लीजिए। देखिए कितना उत्तम प्रभाव होता है, बहुत आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलेगा। इसको आप मिस न कीजिएगा, इसको आप अवश्य प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लाभान्वित हों और हमारा ये वीडियो आप अपने सहयोगियों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठाएं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बस आज इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम पुनः एक अन्य औषध के साथ आप से मिलेंगे। धन्यवाद।